नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक करीब रहा है और सैयद वंश की जो स्थापना है वो ख़िज़्र खां ने 1414 में की थी। ख़िज़्र खां का जो शासनकाल है वो 1414 से 1421 तक रहा था। ख़िज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ख़िज़्र खां अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। ख़िज़्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ख़िज़्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ है। मुबारक शाह ने 1414 से 1433 ईस्वी तक शासन किया है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण करके अपने नाम के सिक्के जो हैं वो जारी किए। मुबारकाबाद नगर की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का राज्याश्रय प्राप्त था। तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी जो था वो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। मोहम्मद शाह ने बहलोल को खाने खाना की उपाधि थी और अपना पुत्र कहकर पुकार लिया। सैयद वंश का अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। बात करें अगर लोदी वंश की, तो लोदी वंश का जो टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों वो 1451 से 1526 तक रहेगा। बहलोल लोदी इसका संस्थापक है। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी कहलाया। बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1451 से 1489 तक रहा है। बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था। 1451 ईस्वी में बहलोल गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोदी ने शामिल किया। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए। बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोदी था। बात करें अगर सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 से 1517 तक रहा है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खान था। जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को पराजित करके सिकंदर लोदी ने बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिलाया। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव डाली और बाद में अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिए निकालने, स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1506 में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। अब कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 234 फीट है। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं सिकंदर लोदी ने ही लिखवाई और व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1571 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी जो है वो राजा बनता है। बात करते हैं इब्राहिम लोदी की, और ये दिल्ली सल्तनत का भी और लोदी वंश का भी अंतिम एक शासक है। इसकी मृत्यु बाबर के हाथ से हो जाएगी पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल है वो 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा और सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है वो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का ही अंत हो गया। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। तो सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो सुल्तान होता था। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासनकाल में था। मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। राजधानी दिल्ली का प्रशासन जो है वो कोतवाल करता था, जो न्यायिक और पुलिस विभाग का कार्य करता था। मुहत्सिब प्रजा के सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था तथा नैतिक नियमों को क्रियान्वित करता था। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यों की अगर हम बात करें तो वजीर जो है वो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, उसको दीवाने वजारत कहा जाता था। आरिज ममालिक जो है वो सेना विभाग का प्रधान होता था, उसको दीवाने अज कहा जाता था। दबीर खास जो है वो अमीर मुंशी यानी कि शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था, उसको दीवाने इंशा भी कहते थे। दीवाने रसालत मतलब विदेश विभाग का प्रधान, सद्र उस सुदूर मतलब धर्म विभाग का प्रधान, काजी उल कजात मतलब न्याय विभाग का प्रधान,
बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान, अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान, मुंसिफ ममालिक महालेखाकार, अमीर ममालिक महालेखाकार, अमीर मजलिस शाही उत्सवों का प्रधान, खजीन मतलब कोषाध्यक्ष और कोतवाल मतलब शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। दिल्ली सल्तनत जो है वो इक्ताओं में विभक्त थी। इक्ता का प्रधान वली मुक्ति अथवा इक्तादार कहलाता था। इक्ताएँ अथवा प्रांत जो थे वो जिलों में विभक्त थे जो शिक कहलाते थे। शिक का शासक जो है वो शिकदार था। शिक परगनों में विभक्त थे। परगने में आमिल और मुंसिफ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। गांव के मुख्य अधिकारी पटवारी, चौधरी, खुद, मुकद्दम थे जो शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे, जैसे इक्ता, शिक, परगना, ग्राम, इस तरह से। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और उनके कार्य, जैसे कि दीवाने वजारत जो है वो वित्त विभाग, दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग, दीवाने मुस्तकराज जो है वो राजस्व विभाग, दीवाने इंशा जो है वो पत्राचार विभाग, दीवाने रसालत जो है वो विदेश विभाग, दीवाने खैरात जो है वो दान विभाग, दीवाने अमीर कोही जो है वो कृषि विभाग, दीवाने बंदगान जो है वो दासों का विभाग, दीवाने इश्तिहाक जो है वो पेंशन विभाग, दीवाने वक़ुफ़ जो है वो व्यय विभाग, दीवाने रियासत जो है वो बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग। अब जो खालसा है वो केंद्र शासित क्षेत्र था, उसके प्रभारी शहना कहलाते थे। सल्तनत कालीन सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा जो है वो प्रचलित की थी। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के बदले इक्ता प्रदान की थी। इस्लामी कानून के विधिवेता मुजतहिद कहलाते थे। बरनी के अनुसार सल्तनत सेना का जो वर्गीकरण है वो सरखेल मतलब 10 घुड़सवारों का प्रधान, सिपह सालार जो था वो 10 सरखेलों का प्रधान था, अमीर जो है वो 10 सिपह सालारों का प्रधान था, मलिक जो है वो 10 अमीरों का प्रधान था और खान जो है वो 10 मलिकों का प्रधान था। सुल्तान जो है वो सभी खानों का प्रधान था और सर्वोच्च सेनापति था। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत क्या थे? कुरान, यह मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। हदीस क्या है? पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख है। इजमा क्या है? मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून है। कयास क्या है? तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। पहला उश्र जो कि मुसलमानों से लिया जाता था, खराज जो कि गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर था, खम्स मतलब जो लूट, खान और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन होता था, जकार मतलब मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया क्या था? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। सल्तनत काल में मुकदमों का निर्णय जो है वो काजी और मुफ्ती की सहायता से किया करते थे। इक्ता प्रणाली का सूत्रपात इल्तुतमिश ने किया था। फिरोज तुगलक के समय में सर्वाधिक इक्ताएँ प्रदान की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण बटाई, मसाहत और मुक्ताई द्वारा किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बकाया की वसूली हेतु वजारत के अंतर्गत मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश हेतु गजे सिकंदरी स्थापित किया था। सल्तनत काल में कर नगद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। सल्तनत काल में राज्य की आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान था। रहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में हुआ था। भारत में चरखे का प्रादुर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदुस्तान में लोदी शासक स्वयं ही व्यापारी थे। 4 पहिए वाले रथ तथा इक्के का उल्लेख सल्तनत काल में मिलता है। इब्न बतूता तथा मार्को पोलो तुर्किस्तान और ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है। सल्तनत काल में निर्यात की वस्तुओं में लोहा, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटियाँ, मसाले, शक्कर आदि प्रमुख थे। सुल्तान इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के प्रचलित किए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का दिनार तथा चांदी का सिक्का अदली प्रचलित किया था। फिरोज तुगलक ने अद्धा और विक नामक क्रमशः आधे और चौथाई जीतल के तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के प्रचलित किए थे। तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। बात करें अगर सल्तनत कालीन शिक्षा, साहित्य और कला की, तो सल्तनत काल में शिक्षा का जो प्रारंभ है वो बिस्मिल्लाह संस्कार से किया जाता था। अध्ययन अध्यापन का माध्यम जो था वो अरबी भाषा था। गांवों और नगरों में मस्जिद से संबद्ध मकतब होते थे जिसमें प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाती थी। सल्तनत काल में फ़ारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू और सभी प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे तथा सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। अमीर खुसरो को सितार तथा तबले के निर्माण का भी श्रेय प्रदान किया जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया था तथा अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज तुगलक के समय में संगीत रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि अरबस्क कहलाती थी। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बनवाया था। इसका निर्माण जो है वो राय पिथौरा किले के स्थल पर हुआ था। बात करते हैं मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता है वो इल्तुतमिश को माना गया है। सुल्तान गढ़ी मकबरा सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाई, उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। इसके सामने अशोक का स्तंभ है। सुल्तान ने इस विशाल स्तंभ को अंबाला जिले के टोपरा गांव से लाकर यहाँ पे गड़वाया था। एक दूसरे स्तंभ को मेरठ समीप से लाकर कुश्क ए शिकार महल के सामने गड़वाया। शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की स्थापना की। सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके लेखकों की अगर हम बात करें तो तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज, तारीख़ मोहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान, फतवाए जहादारी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी, तज़किरात अल औलिया फ़रीद अल दीन अल अत्तार, तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्से शिराज अफ़ीक, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख़ सिंध, तारीख़ मसूमी 1600 में मीर मोहम्मद मसूम। इसके बाद तहकीक हिंद अलबरूनी, तारीख़ यामिनी उतबी, जैन उल अखबर आबू सईद, तारीख़ मसूमी अबुल फ़जल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहाकी, खजियान उल फुतूह तुगलकनामा नूह से बहर, तारीख़ अलाई खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, तारीख़ मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी, तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, फुतूह अल सलातीन ख्वाजा अबू मलिक इसामी, किताब उर रिहला इबन बतूता, तारीख़ एलदीन ए अफ़गान अहमद यादगार, मखजन ए अफ़गानी निज़ामतुल्ला, तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला, आइन उल मुल्की मुंशत ए महरू, हवश ए काफ़ी आहा इरशाद, आइन उल मुल्क मुल्तानी, फिर बल उल बयान है काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी, ब्रह्मसूत्र है रामानुज, शास्त्र दीपिका और कर्म मीमांसा है पार्थसारथी, लुवाते उल अलवाब जवानी उल हिकायत या लवामी उल रिवायत नूरुद्दीन, प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण कृष्ण चरित्र जो है वो अगस्त्य, रुक्मणी कल्याण जो है वो विद्याचर्क वर्तिन है, नरकासुर विजय जो है वो मधान है, पार्वती परिणय जो है वो वामन भट्ट बाण है, दुर्गा भक्ति तरंगिनी विद्यापति है, शंकर विजय विद्यारण्य है, हमीर काव्य जो है वो जयचंद्र है, नारायण विलास जो है वो राजा विरूपाक्ष है, जाम्बवती कल्याणम जो है संस्कृत है, आमुक्त माल्या तेलुगु कृष्णदेव राय है, गीत गोविंद जयदेव है, हमीर मान मर्दन जो है वो जयसिंह सूरी है, गंगादास प्रताप विलास जो है वो गंगाधर है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई है, हमीर रासो हमीर काव्य जो है वो सारगंधर है, आलाहा खंड जो है वो जगनिक है, राजतरंगिणी जो है वो कल्हण है, द्वितीय राजतरंगिणी जो है वो जोना राज है, तृतीय राजतरंगिणी जो है वो श्रीनिवास है, फिर है राज विनोद जो है वो उदयराज है, विजयपाल रासो नाथ सिंह, बिसलदेव रासो नरपति नाल है, चंदावत है मुल्ला दाऊद, मृगावत है कुतुबन, मधुमालती जो है वो है मंझन, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी और सुबहुल अशा है शिहाबुद्दीन कलचंदी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बाकी करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।